सुप्रभात बच्चों, मैं भावना आपकी हिंदी अध्यापिका। आज हम आपकी हिंदी व्याकरण उपवन उसका फर्स्ट चैप्टर जो है भाषा, लिपि और व्याकरण पढ़ेंगे। लास्ट ईयर भी आपने 7th क्लास में भाषा के बारे में जाना, भाषा क्या होती है, लिपि क्या होती है और व्याकरण को समझने के लिए यानी हिंदी को अच्छे से समझने के लिए, लिखने के लिए, अपने भावों को व्यक्त करने के लिए हमें भाषा की ज़रूरत होती है। भाषा सभी जगह अपनी अपनी भाषाएं बोली जाती हैं, है ना। तो सबसे पहले हम भाषा के बारे में जानेंगे। भाषा क्या होती है। भाष धातु से भाषा शब्द की उत्पत्ति हुई है। किससे हुई भाषा शब्द की उत्पत्ति? भाष धातु, जिसका अर्थ है कहना, बोलना, प्रकट करना, है ना। निकलने वाली सार्थक ध्वनियों से अर्थपूर्ण शब्दों का निर्माण होता है। जब हम अपने मन के भावों को दूसरों तक पहुंचाते हैं तो या तो वो लिखित रूप में होते हैं या मौखिक रूप में, लेकिन किस रूप में होते हैं वो? हमारी भाषा। आप अपनी भाषा में, चाहे वो हिंदी भाषा हो, इंग्लिश हो, उर्दू हो, फारसी हो, जैसी भी अपनी अपनी जगह की अपनी अपनी भाषा होती है और उन्हीं भाषाओं के द्वारा व्यक्ति अपने भावों को, विचारों को दूसरों तक पहुंचाता है। ठीक है। अब भाषा मन के भावों और विचारों के आदान प्रदान का माध्यम है। भाषा के कितने भेद हैं? 2 भेद होते हैं, मौखिक भाषा, लिखित भाषा। मौखिक भाषा का मतलब क्या होता है कि अपने विचारों को मुख से बोलकर प्रकट करना। मौखिक, जब हम ऑरल करते हैं, आपने ऑरल देते हो स्कूल में, तो वो मौखिक होता है ना। हिंदी में ऑरल को मौखिक बोलते हैं, यानी मौखिक भाषा, बोल के अपने भावों और विचारों को व्यक्त करना। ठीक है। मौखिक भाषा के कई रूप होते हैं। आपस में बातचीत करना, भाषण देना, फ़ोन पर बात करना, गाने गाना आदि, ये सब क्या है? मौखिक भाषा। लिखित भाषा क्या होती है? लिख कर अपने विचारों को प्रकट करना। कौन सी भाषा है? लिखित भाषा होती है। अब हम करेंगे भाषा की प्रमुख, जो हमारा भारत है उनकी प्रमुख भाषाएं। सबसे पहले आप सभी जगह देखते हैं, कहाँ अलग अलग जगहों पर हमारे देश में हमारा देश बहुत बड़ा है, अलग अलग भाषाएं बोली जाती है। और संविधान में 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। संविधान के द्वारा 22 भाषाएं जो हैं उनको मान्यता दी गई है। असमिया, उड़िया, उर्दू, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, गुजराती, डोंगरी, तमिल, तेलुगु, नेपाली, पंजाबी, बांग्ला, मणिपुरी, बोडो, मराठी, मलयालम, मैथिली। आपका क्वेश्चन बन सकता है कि संविधान के, हमारे देश के संविधान में कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है? ठीक है, 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। संस्कृत, सिंधी, हिंदी, है ना। अब आती है हमारी मातृभाषा। मातृभाषा क्या होती है? बच्चा जब जन्म लेता है तो सबसे पहले वो अपनी माँ के संपर्क में आता है, और माँ के संपर्क में आने से जब वो माँ के पास ही रहता है, जिस भाषा में माँ उससे बात करती है, बच्चा वही भाषा सीखता है और वो हमारे बालक की उस भाषा को ही बालक की मातृभाषा कहा जाता है। ठीक है। अब आती है हमारी राष्ट्रभाषा। प्रत्येक देश में कई भाषाएं बोली जाती हैं। देश के अलग अलग भागों के लोग अपनी अपनी भाषाएं बोलते हैं, लेकिन उनमें से कोई एक भाषा इतनी विकसित हो जाती है कि उसे देश के अधिकतर लोग बोलने और समझने लगते हैं।
वही हमारे भारत देश की राष्ट्रभाषा बनती है। और हमारे देश की राष्ट्रभाषा क्या है? हिंदी। ठीक। राजभाषा, देखो, मातृभाषा, राष्ट्रभाषा, राजभाषा। सरकारी काम में जिस भाषा का प्रयोग किया जाता है उसे उस देश की राजभाषा कहते हैं। भारत की राजभाषा क्या है? हिंदी। इसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार 14 सितंबर 1949 को भारत की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया है। और हम हिंदी दिवस कब मनाते हैं? 14 सितंबर को। 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया है, इसलिए 14 सितंबर हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है बच्चों, अब आते हैं आपकी बोली। अलग अलग क्षेत्र में, अलग अलग देश में, गांव में लोग रहते हैं, अपनी बोली के अनुसार वो बात करते हैं एक दूसरे से। जब कोई भाषा अल्प विकसित अवस्था में होती है तो वे एक सीमित क्षेत्र में कम लोगों के द्वारा बोली जाती है। भाषा के उस रूप को बोली कहते हैं। समझ आया? अल्प विकसित अवस्था में यानी छोटी अवस्था में जब कोई भाषा, जैसे राजभाषा, राष्ट्रभाषा क्या है? एक भाषा इतनी विकसित हो जाती है कि उसे देश के अधिकतर लोग बोलने और समझने लगते हैं। हमारे देश की राष्ट्रभाषा क्या है? हिंदी है। और हमारे देश की जितनी जनसंख्या है सभी लोग हिंदी बोल सकते हैं, यानी एक विकसित भाषा है। अब आपके गांव की भाषा है ना, वो हर कोई नहीं बोल सकता। होता है कि सब जगह अपनी अपनी एक भाषा होती है, तो उसको कोई नहीं बोल सकता। तो जो अल्प विकसित अवस्था होती है, सीमित क्षेत्र में कम लोगों के द्वारा बोली जाती है, उसे बोली कहते हैं। भाषा के उस रूप को क्या बोलते हैं? बोली। अपने क्षेत्र के बाहर इसका कोई विशेष प्रभाव नहीं होता, क्योंकि हर कोई उस भाषा को बोल नहीं सकता, लेकिन अपने समाज में इसका अत्यंत महत्व होता है। जिस जगह वो बोली जाती है वहाँ उसका महत्व होता है, क्योंकि सभी लोग उस भाषा को बोलते हैं। ठीक है, अब आपको समझ आ गया ना? मातृभाषा, राष्ट्रभाषा, भाषाएं, भाषा के प्रमुख, भारत की प्रमुख भाषाएं हमने पढ़ा। मातृभाषा, राष्ट्रभाषा, राजभाषा और बोली। अब हम पढ़ेंगे लिपि। लिपि क्या होती है? ध्वनियों को लिखने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उसे लिपि कहते हैं। जब हम कुछ बोलते हैं तो हमारे मुख से ध्वनियाँ निकलती हैं, है ना? इन ध्वनियों को लिखने के लिए कुछ चिन्ह निर्धारित किए गए हैं। इन चिन्हों को लिपि चिन्ह कहते हैं। ध्वनियों के लिखित रूप को लिपि चिन्ह कहते हैं। अब लिपि, भाषाएं जो होती हैं उनकी लिपियां, यानी चिन्हों के द्वारा ही लिपियों का निर्माण होता है। भाषाएं तो हम सब बोलते हैं, लेकिन लिखने के लिए उन जिस रूप में उनको लिखा जाता है उनको लिपि कहा जाता है। चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। उर्दू आपने देखी होगी किस तरह लिखी जाती है, हिंदी, अंग्रेजी, सब चिन्हों में लिखे जाते हैं। जो चिन्ह होते हैं वो लिपि चिन्ह कहलाते हैं। और ध्वनि को लिखने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग होता है उसे लिपि कहते हैं। अब हिंदी, संस्कृत, मराठी, है ना, कोंकणी, ये जो भाषाएं हैं वो देवनागरिक लिपि में लिखी जाती है। जो भाषा होती है, जो चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें देवनागरिक बोलते हैं। अंग्रेजी, जर्मन, फ्रेंच ये रोमन, उर्दू फारसी, पंजाबी गुरुमुखी, तमिल में ही लिखी जाती है, और बांग्ला में ही लिखी जाती है। ये सारी जो ये भाषाएं होती हैं और ये हमारी लिपियां हैं। अगर क्वेश्चन आता है हिंदी, संस्कृत, मराठी किस लिपि में लिखी जाती है,
तो आप देवनागरी लिपि लिखेंगे। ठीक है, अब हम आते हैं व्याकरण। व्याकरण वह शास्त्र है जिससे भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान होता है। जब बच्चा छोटा होता है तो हमें उन्हें व्याकरण का ज्ञान कराना पड़ता है। व्याकरण का ज्ञान बच्चा किस तरह जब हम भाषा को बोलते हैं, लिखते हैं, तो इन सब चीज़ों का ज्ञान होना और शुद्ध भाषा बोलने के लिए हमें व्याकरण का ज्ञान होना चाहिए। भाषा को व्यवस्थित एक रूप बनाने के लिए कुछ नियम होते हैं, वे नियम ही व्याकरण कहलाते हैं। व्यवस्थित और एक रूप में बनाने के लिए भाषा के 4 अंग होते हैं: वर्ण विचार, शब्द विचार, पद विचार, वाक्य विचार। वर्ण आप पढ़ चुके हैं, वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है ना। वर्ण विचार के अंतर्गत वर्णों के आकार, बनावट, सही उच्चारण आदि का अध्ययन होता है। शब्द वर्णों के सार्थक मेल से बनते हैं। वर्णों के मेलों से, सार्थक मेलों से शब्द बनते हैं। शब्द विचार में शब्दों की उत्पत्ति, शब्द भेद, स्रोत, शब्द रचना आदि का अध्ययन किया जाता है। पद वर्ण को मिला के, वर्णों के ज्ञान के बाद हमने शब्दों को मिलाया और शब्दों के बाद ही हम वाक्य बना सकते हैं, तो वो पद विचार होते हैं। पद का ज्ञान, जब शब्द वाक्य में प्रयोग होते हैं तो वे पद कहलाते हैं। पद बनने पर उनके रूप में थोड़ा परिवर्तन आता है। पद विचार में शब्दों के लिंग, वचन, कारक, काल आदि के कारण होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है। व्याकरण हमें यही सिखाता है कि स्त्रीलिंग कौन है, पुल्लिंग कौन है, लिंग क्या है, एक लिंग, स्त्रीलिंग पुल्लिंग है, वचन एक वचन है, बहुवचन है, कारक चिन्हों का प्रयोग बताता है। इसी के द्वारा हम पदों का, वाक्यों का निर्माण करते हैं। वाक्य विचार, वाक्य शब्दों के सार्थक मेल से बनते हैं। शब्दों के सार्थक मेल से वाक्य बनते हैं। वाक्य विचार में वाक्य की रचना होती है। वाक्य भेद, विराम चिन्हों का प्रयोग आदि का अध्ययन किया जाता है। ठीक है बच्चों, विराम चिन्ह पढ़े थे ना हमने लास्ट ईयर, तभी हमारा वो सेंटेंस, वो वाक्य पूरा होता है। अब आपने क्या क्या सीखा आज भाषा से? भावों और विचारों के आदान प्रदान के माध्यम को भाषा कहते हैं। हमारे देश के संविधान में 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। हमारे देश की राजभाषा और राष्ट्रभाषा हिंदी है। हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। हिंदी भाषा की कई बोलियां हैं: अवधी, खड़ी बोली, ब्रजभाषा, छत्तीसगढ़ी, बुंदेलखंडी, मैथिली, गढ़वाली, कुमायूनी, भोजपुरी, राजस्थानी, हरियाणवी, दक्खनी हिंदी आदि। ध्वनियों को लिखने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उसे लिपि कहते हैं। ध्वनियाँ जो हमारे मुख से भाषाओं को बोलते समय, ठीक है। व्याकरण के 4 अंग होते हैं: वर्ण विचार, शब्द विचार, पद विचार और वाक्य विचार। ठीक है बच्चों, आप सभी के पास हिंदी व्याकरण की बुक होगी। सभी बच्चे इस भाषा पाठ जो भाषा लिपि और व्याकरण है, अच्छा से आप लोग इसको एक बार रीड कर लेना। मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है और कल हम इसका अभ्यास करेंगे। ठीक है बच्चों, थैंक यू। और जो बच्चे अपनी अभी व्याकरण या बुक्स नहीं लाए हैं स्कूल से, वो बच्चे भी बुक्स ले आएँ, और क्योंकि बुक्स होगी तभी आपकी पढ़ाई आपको अच्छी से पढ़ पाओगे। ठीक है बच्चों, थैंक यू।